हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम हिंदी में आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो ये आयनन ऊर्जा आखिर होता क्या है, सबसे पहले ये आपको जानना चाहिए। तो हम जानते हैं कि आयनन का मतलब क्या होता है, ये आयन से ही निकल के बना है। तो आयनन ऊर्जा हम किसको कहेंगे, तो सिंपली अगर हम बात करें तो कोई समझ लीजिए कोई एक ऐसा एटम जो क्या हो, गैसेस स्टेट पे होता चाहिए और उस एटम का क्या होना चाहिए, बिल्कुल गैसेस स्टेट के साथ वो बिल्कुल आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है ना, जिसको हम उदासीन भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका एटम है और ये एटम किस स्टेट पे है, गैसेस स्टेट पे है। और गैसेस स्टेट के साथ साथ ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है, ठीक है। तो ऐसा कोई सा भी आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम जो गैसेस स्टेट पे होता है, उससे अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा लगेगी, ठीक है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ऊर्जा लगेगा, जो एनर्जी लगेगा, इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इसे ही हम क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो हमको ये डेफिनेशन के थ्रू अगर हमको बोले तो हम क्या बोलेंगे कि हिंदी में किसी विलगित गैसीय परमाणु से अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो जितनी ऊर्जा हमको लगेगी, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, आयनन ऊर्जा, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो यूनिट होता है, जिसको हम किस यूनिट से हम शो करते हैं, तो यूनिट जो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर हम इसे किलो जूल पर मोल यूनिट से भी क्या करते हैं, शो करते हैं। इसको आप एक अच्छे से डायग्राम से हमको पता चल जा रहा है। मान लीजिए जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सारा क्या है, कई सारे मान लीजिए ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप सबसे महत्तम कोष के इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी देना पड़ेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी गैसेस एटम वाले आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमको लग रही है, ये एनर्जी क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसका मान निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए यदि हमने क्या किया, कोई भी एक ऐसा एटम ले लिया जो क्या है, गैसेस स्टेट पे है, और ये क्या है, आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि सबसे आखिरी का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको जो लगा वो हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी था। उसके बाद सेकेंड हमने क्या किया, फिर से इस ए प्लस को हमने लेकर आए जो एक आयन बन चुका है। अगर मान लीजिए आप इससे फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ये A2+ बन जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन फिर से दे देगा। इसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। उसी तरह से A2+ से भी अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो ये A3+ में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसे हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इस तरह ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन आपको ये बिल्कुल इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आपको सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन आगे निकालते जाओगे आप न्यूक्लियस के पास चले जाओगे, और न्यूक्लियस के जैसे जैसे आप पास चलते जाओगे आपको होगा क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है वो नाभिक के नज़दीक के इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ये निकल गया, ये निकल गया, मान लीजिए ये निकाल रहे हो, तो इसकी तुलना में इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्या है, नज़दीक में है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो मान होगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होगा, कम होगा। और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा किसका मान होगा, IE3, और IE3 से ज़्यादा मान किसका होगा, IE4। इस तरह से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के नज़दीक जाते जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का मान भी क्या होता जाएगा, कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यू क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के करीब पहुंचते जाते हो। अब हम पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं, अगर हम
लेफ्ट टू राइट जाएंगे या फिर टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में यदि हम क्या करें, बाएं से दाएं या फिर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका मान कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर या लेफ्ट से राइट की तरफ यदि आप जाओगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है आप अच्छे से जानते हो कि जैसे जैसे हम क्या होता है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, हमारा क्या होता है जो एटॉमिक साइज होता है, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की जाने पर क्या होगा, इसका जो कारण है वो है आपका, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज स्मॉल होता जाएगा। एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। तो जैसे जैसे इस एटॉमिक साइज स्मॉल होगा, ठीक है ना, स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस और आखिरी के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो जाता है, एट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप इसकी बात देखें तो हम बोल सकते हैं कि लिथियम से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, बेरिलियम का होता है। ठीक है ना, उसी तरह से आगे हम इसमें और भी देख सकते हैं कि आपका कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है, ये सब तो कई सारे आप एग्जांपल देख सकते हो। तो हम जैसा हम बात करेंगे कि किसी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, ठीक है ना, तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी के मान में क्या चेंज होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम में जाते हैं क्या होता है, हमारा जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम बात करें लिथियम की बात करें, लिथियम के नीचे क्या होता है, सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम। तो हम जानते हैं कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है 3 होता है, इसका मतलब 2 1, और इसका क्या होता है 11 होता है, 2 8 और 1। पोटेशियम का 19 होता है, 2 8 8 1। तो इससे हमको पता चल रहा है कि इसमें जो कक्ष की संख्या है, ऑर्बिट है 2 है, इसमें 3 है, जबकि इसमें कितना है 4 है। तो आप साइज खुद देख सकते हो, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए 1 2, इसमें न्यूक्लियस के चलो 1 2 3, जबकि इसकी बात करेंगे तो न्यूक्लियस है 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या हो रहे हैं नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारा एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज नीचे आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एट्रैक्शन क्या होगा, एट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आप क्या होते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, और एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ने पर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो एट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। और एट्रैक्शन कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, काफ़ी सरल हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जैसे से टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल हो जाएगा, और यहाँ बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो जाता है, कम होता जाता है ऊपर से नीचे आने पर। तो ये था पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड, जो हमारे लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम आने पर हमको फर्क पड़ता था हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कि आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो प्रभावित करते होंगे उसके बारे में। पहला जो हमारा फैक्टर होगा वो है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जिसको हम हिंदी में परमाणु आकार के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने बताया कि परमाणु आकार अगर आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ेगा, तो परमाणु आकार बढ़ने पर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल हो जाता है। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा, ठीक है ना, उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज उतना ही परमाणु जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जैसे इसीलिए हम एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर कैल्शियम, या फिर आप सिंपली एग्जांपल ले सकते हो लिथियम, और लिथियम के नीचे पाया जाता है सोडियम। तो लिथियम का जो साइज होता है वो छोटा, और सोडियम का साइज क्या होता है, बड़ा। तो हम क्या है, यहाँ जितना बड़ा होगा एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा। तो हम इस ट्रिक से समझ सकते हैं कि सोडियम के आयोनाइजेशन एनर्जी का मान लिथियम की तुलना में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा नंबर का जो हमारा होगा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब
नाभिक का जो आवेश है उसके बारे में। तो नाभिक का आवेश आप देखोगे कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो आवर्त सारणी में, नाभिक का आवेश बढ़ता जाता है, और नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन का 6, 7 और 8, तो नाभिक का सबसे ज़्यादा आवेश किस कहाँ होगा, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन का साइज क्या हो जाएगा, छोटा, जबकि ऑक्सीजन का इससे बड़ा होगा और कार्बन का इससे भी बड़ा होगा। तो नाभिक का आवेश जितना ज़्यादा बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी का मान भी बढ़ता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हम देखेंगे अगर नाइट्रोजन और कार्बन में कंपेयर करें तो इसकी होगी, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप दूसरा कोई एग्जांपल ले सकते हो, जिधर भी आप जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से क्या होता जाएगा, वो जैसे कंटिन्यू क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी का मान, ठीक है। तीसरा होगा हमारा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब क्या होगा कि बाह्य कोश में, अगर बाह्य कोश में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, अगर स्थायी के आसपास होगा तो वो क्या होगा, हमेशा ही उसके आयोनाइजेशन एनर्जी का मान अधिक होगा। जैसे अगर हम बात करें हीलियम की बात करें या आर्गन, नियॉन की बात करें, तो हीलियम में आपको देखने को मिलेगा कि इसका आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि नियॉन में कितना होता है, 2 और 8 होता है। आर्गन में अगर आप देखोगे तो आर्गन में 2, 8, 8 होता है। तो सभी में इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, स्थायी है, स्टेबलाइज्ड है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स का भी या जिन एटम्स का भी क्या होगा, आउटर कॉन्फ़िगरेशंस स्टेबलाइज्ड होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। चौथा है हमारा, जो चौथा इफेक्ट होगा वो है हमारे सब ऑर्बिट के ऊपर, मतलब उपकोषों का प्रभाव, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट का मतलब होगा, हिंदी में हम इसको उपकोष के नाम से जानते हैं। तो उपकोष 4 ही प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। तो सबसे ज़्यादा नाभिक के जो नज़दीक में होता है वो होता है आपका S उपकोष, फिर होता है P, फिर होता है D और उसके बाद होता है F। तो सबसे नज़दीक में है S उपकोष, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आप इससे निकालना चाहते हो, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इसका सबसे अधिक होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एट्रैक्शन में है ना न्यूक्लियस के साथ, जबकि F से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन हो एनर्जी होगा S से होगा, S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, P से थोड़ा सा कम, D, और सबसे कम जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, F का होगा। इस तरह से ये भी हमारा चौथा नंबर का जो फैक्टर था। तो जो 5वां नंबर का हमारा जो फैक्टर्स है वो है हमारा हाफ और फुल फील्ड सब ऑर्बिट। कुछ उपकोष, ठीक है, उपकोष सब ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, उपकोष के नाम से जानते हैं। तो जिनका जो कॉन्फ़िगरेशन है या तो वो हाफ फील्ड होंगे, अर्धपूरित होंगे, या फिर पूर्णपूरित होंगे। तो हम जानते ही हैं कॉपर और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, याद कीजिए, कॉपर में क्या होगा था, 3D10 हो जाता है, और क्रोमियम में क्या हो जाता है, 3D5 हो जाता है। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि जिसमें भी हाफ या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो और स्टेबल होगा इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, कठिन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना, रिमूव करना कठिन हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कोई चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन होता है। और इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। तो आपको याद रखना होगा कि जितने भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड, जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस वाले एटम्स होंगे, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसीलिए उसकी आयनन ऊर्जा का मान हमेशा ही क्या होगा, अधिक होगा। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि बेरिलियम का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना ये, कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे अधिक होगी, बोरॉन से अधिक होगी। जबकि बेरिलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 4, और बोरॉन का कितना होता है, 5। और हम यहाँ अगर पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड की बात करें तो हम जानते थे कि जैसे जैसे जा रहे हैं न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, इसका न्यूक्लियस चार्ज अधिक है, साइज इसका छोटा होगा, और साइज छोटा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, बोरॉन का जो वैल्यू होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, ये ज़्यादा होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए। इसका कारण क्या है,
न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है? बोरॉन का। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। असल में क्या होता है कि बेरिलियम का मान ज़्यादा होता है, ठीक है ना। असल में इसका जो सही सॉल्यूशन है, बेरिलियम का मान ज़्यादा होता है किससे? बोरॉन से। ऐसा क्यों होता है? ये सही होता है आपका, क्योंकि बेरिलियम का जब आप आउटर सेल देखोगे तो ये क्या होता है? 1s2 2s2 होता है, जबकि इसमें क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। तो जो ये है, ये क्या है आपका? फुल फील्ड है, फुल फील्ड। और हम जानते हैं कि जो फुल फील्ड वाले ऑर्बिटल्स या उपकोष होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादातर स्थायी होते हैं, जबकि ये आपका ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। तो इसीलिए बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बोरॉन से क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ आपको यही चीज़ को समझना है। वैसे ही इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना, कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। इसका भी सेम टू सेम वही कारण है कि नाइट्रोजन का अगर हम लिखेंगे तो नाइट्रोजन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p3 होता है, जबकि आप क्या लिखोगे? ऑक्सीजन का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p4 लिखोगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो लास्ट वाला उपकोष है 2p3, ये क्या चीज़ है? ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड होने के कारण ये क्या होगा? ये स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी का मान ऑक्सीजन से क्या होगा? ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये जितने भी फैक्टर थे वो क्या करते थे? हमारे आयोनाइजेशन इफेक्ट को, आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट पहुंचाते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको जिस पे भी आपको हमारा वीडियो चाहिए उसको हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख के कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें।